दोस्तों एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आप देख रहे हो द इजी लाइफ गाइड। दोस्तों आज हमारे साथ सूरत की जानी मानी हस्ती श्री भद्रेश जी हाजिर हैं और ये आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ऊपर वाले ने इनको बहुत इज्जत से नवाजा है और इनका सिद्धांत ऐसा है कि कोई भी गरीब आदमी हो, परेशान हो, किसी भी हाल में हो, भद्रेश जी के पास आता है। भद्रेश जी उसकी पूरी तरह से मदद करते हैं। वीडियो में आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। भद्रेश सर 5 साल तक कॉर्पोरेटिव रह चुके हैं ऊन गांव के, सूरत शहर के। आज हम उनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं भद्रेश जी का अपने चैनल में। भद्रेश जी कैसे हो? जी थैंक यू। भद्रेश जी आप 5 साल तक कॉर्पोरेटिव रह चुके हैं ऊन गांव के। आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों का प्यार आपके लिए बरकरार है आज भी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपने दोबारा उस फील्ड में जाने की क्यों नहीं सोची? पहले तो आज हमारे खास दोस्त इमरान भाई और साकिर भाई, बहुत अच्छी हमारी उनसे दोस्ती है। और जो आज इन्होंने आज मुझे मौका दिया है कि मैं मेरे बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे करियर के बारे में, मेरे स्ट्रगल्स के बारे में आज आपको कुछ सुना सकूं, तो बहुत दिल से उनका मैं शुक्रिया करता हूं। इमरान भाई की बात करेंगे तो हमेशा कभी भी कुछ भी तकलीफ हो तो लगभग लोगों के लिए, गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भद्रेश भाई कॉर्पोरेटर बन के काम कर रहा है या नहीं बन के काम कर रहा है। पहले हमारे यहाँ इमरान भाई, पहली बात तो ये आती है जो जाकिर भाई ने बात करी कि भाई भद्रेश भाई कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, गरीब होके काम करते। तो यहाँ गरीब अमीर की बात नहीं है, यहाँ एक इंसानियत की बात है। बिल्कुल सही। पहली बात मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम इस लायक बन चुके हैं, या कुदरत ने या अल्लाह ने या भगवान ने हमको उस मौका दिया है, वो कुर्सी दी है, तो सही तरीके से हमको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वो मौके को सही तरीके से हमसे जितना हो सके लोगों तक पहुंचे, लोगों को काम कर सके। बाकी तो करने वाला ऊपर वाला है। काफी नेक विचार है भद्रेश भाई आपके। लेकिन भद्रेश भाई, लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है आपको कॉर्पोरेटर बनना जरूरी है। आपकी फैन फॉलोइंग, आपके लोगों के दिलों में मोहब्बत इतनी है कि वो आपको एक इंसान के रूप में भी आप उनके काम निकाल सकते हो। और आपको एक बात और बता दूं मैं भद्रेश भाई के बारे में। भद्रेश भाई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद LLB पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और एक एडवोकेट है, जो एक अच्छे ओहदे पर बहुत ही जबरदस्त एडवोकेट है। तो मेन मुद्दा ये है भद्रेश भाई, ऐसा क्या हुआ कि दोबारा आप उस फील्ड में क्यों नहीं गए? आपका क्या ऐसा विचार बदला कि आपको पसंद नहीं आया? क्या दिक्कतें आई? पहले इमरान भाई बात ये है कि 2011 तब मैंने मेरा लॉ कंप्लीट किया था। तो उसी टाइम ऐसा कोई सोच नहीं थी लाइफ में कि कभी कॉर्पोरेटर बनूं, चुनाव लड़ूं, या मेरे परिवार से कोई है नहीं। लेकिन एक ऐसा समझो मेरा नसीब होगा या मेरे नसीब में कोई योग लिखा होगा, राजयोग, जो मैं कॉर्पोरेटर का चुनाव में टिकट मांगा, कांग्रेस ने टिकट दिया और सही तरीके से 6000 वोट से मैं जीत गया। तो मुझे ना उस टाइम कुछ घमंड था, नहीं आज कोई घमंड है। मैं ये लाइफ जी रहा हूँ मेरी। तो जी तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं था कि मुझे राजनीति में जाके ये काम करना है। लेकिन एक नियत से आया था मैं कि भाई हमको इस विस्तार में अच्छे इंसान की जरूरत है, तो अच्छा इंसान होगा तो ये गरीब बस्ती का कुछ 2-4 काम, जो अच्छे काम हो सके हमसे, वो हम काम करें। और ऊपर ने चाहा तो हम सही तरीके से 5 साल निकाल भी पाए। और आज तुम मानो नहीं, लगभग ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूँ। कि आज समझो आपकी तरह सबकी दोस्ती है, सबकी मोहब्बत है, सबका प्रेम है। आज सुबह आज लगभग वही सिस्टम से मेरे घर पे काम हो रहा है। आज भी सुबह समझो कि भाई लगभग 12 से 15-20 आदमी रोज मेरे घर पे मेरे साथ चाय पिए। मतलब वो कोई ना कोई काम लेके आते हैं सुबह 7 बजे, वो आ ही जाते हैं कोई ना कोई तो। और मैं वो आदमी हूँ कि मैंने आज तक किसी को ना नहीं बोला है। मेरे से जितना हो सके, ठीक है, कोई मेरी ऐसा लिमिटेशन होगा तो मैं नहीं पहुंच पाऊँ, लेकिन मैक्सिमम चाहे वो कोई भी कौम का हो, मेरे लिए सब कौम शरीक है। तो हम सब कौम को, सबको साथ में लेके मैंने सबका काम किया है और काम किया है, वो इज्जत है। तो आप लोग भी आज मुझे पसंद करके यहाँ आए कि चलो भद्रेश भाई का इंटरव्यू पहले ले। तो ये सब ऊपर वाले ने नवाजा है और वो मेरी आज भी इतनी इज्जत बना के रखे। और आप लोग भी ये दुआ करो कि हम ये लोग ये इसी तरीके से आज भी आगे की लाइफ में इसी नियत से और लोगों के अच्छे काम करें। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा भद्रेश भाई ने बहुत साफ सुथरा जवाब दिया है। कोई मकसद नहीं था कॉर्पोरेटर बनने का या ओहदे पर पहुंचने का। मकसद सिर्फ इतना सा था कि लोगों की हेल्प
मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। कॉर्पोरेटर बनने के बाद मद्रेस भाई को समझ में आएगा कि मुझे कॉर्पोरेटर बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं लोगों का भला कर सकता हूँ किसी भी हद तक, तो मैं एक मामूली इंसान बनकर भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी डिग्री आपको सामने देखने के लिए मिल जाएंगी। किसी भी तरीके से उसे हेल्प होती है, उस तरीके से वो हेल्प पूरी करते हैं। दूसरा सवाल भद्रेश भाई ये है, LLB की पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना? पहली बात तो ये है, मैं खेडूत हूँ। फसल करते करते समझो पढ़ाई भी किया है और खेती भी किया घर पे, और घर का गुजारा भी चलाया। हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े पहले तो, ठीक ठीक। तब 1 से 7 प्राथमिक स्कूल, फिर 8, 9, 10 बेस्तान हुए सर्वोदय स्कूल, वहाँ पे पढ़ाई। 11वीं 12वीं में सचिन में किया, एलडी स्कूल में जी। उसके बाद कॉलेज किया रांदेर, यहाँ से 16 किलोमीटर है। वहाँ सर स्कूल में कॉलेज जब जाता था तो बस थी, बस में जाते थे, रिक्शा में जाते थे। हाँ, जब बेस्तान गया तो मैं चलते भी गया हूँ 3 किलोमीटर। बराबर। तो लाइफ की सब थी एफर्ट्स। जब आए उसके बाद बीए के बाद आए मैं LLB, तो ऐसा कोई कंफर्म था ही नहीं कि मुझे लाइफ में ये करना है। वो पढ़ना चाहा, मैं आगे जाता गया। बराबर। उसके बाद लॉ कंप्लीट किया 3 साल। 2011 में कॉलेज में GS बना। मेरे सामने कोई उम्मीदवार नहीं था, अनकंसेशन। बराबर। में GS बन गया 2011-12 में। उसके बाद मास्टर लॉ पास किया मैंने जी। वो भी फर्स्ट क्लास। बराबर। उसके बाद PhD का एग्जाम भी दे दिया मैंने। लगभग वो जो पढ़ाई का एक दौर चालू था, उसी टाइम आ गया ये मेरा LLB LLM के बाद आ गया सीधा चुनाव। तो चुनाव में आपकी तरह से दोस्तों से हम बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे। तो बोला कि भाई ऐसे ऐसे हमको नाम देने हैं, तो हमने नाम दे दिए। ऐसे कोई मस्ती मजाक में चल रहे थे, हमको नहीं था कि हमको इतनी टिकट आ जाएगी। बराबर। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, कांग्रेस की इतनी बड़ी स्पेशलिटी है कांग्रेस की, जो इन्होंने हमारे जैसे युवाओं को पसंद किया। और 2015 से 20 में सबसे युवा कॉर्पोरेटर में रह चुका हूँ। खाली 26 साल में कॉर्पोरेटर बन गया। 26 साल की उम्र में कॉर्पोरेटर रह चुके हैं भद्रेश भाई, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। भद्रेश भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, सूरत के विकास के लिए आप क्या जरूरी चीज मानते हैं और कौन से क्षेत्र में क्या क्या काम जरूरी है? सूरत शहर की बात करेंगे तो आज सूरत शहर मतलब पूरे विश्व में उसका नाम है। सूरत महानगर पालिका बहुत अच्छे काम करती आई है। आज भी तुम उसके देखोगे भाई, 6 से 7 हजार करोड़ उसका बजट रहता है एक साल का। 6 से 7 हजार करोड़ का बजट है सूरत का। जी। तो एक साल में यूज करना है, और गुजरात सरकार उसको मदद भी करती है। उतना डेवलपमेंट आप देख ही रहे हो पूरे बस्ती कि कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो बात आई है यहाँ पे पब्लिक के विकास, बस्ती का विकास, कैसे उनको सुविधाएं मिले। तो जब 2015 में कॉर्पोरेटर बना तो काफी सुविधा नहीं थी इस विस्तार में। यहाँ समझो कि जो आजू बाजू गाँव है, जिया, बुरिया, डिपली, ढूंढी, गबेनी, सोनारी, बमरोली, वड़ोद, उन पार्टिया की बात करें, ये विस्तार तो कहीं ना कहीं जगह पानी गटर की सुविधाएं नहीं थी, वो डेवलप हो चुकी है। बात करेंगे स्कूल्स, अस्पताल, जो मैंने ये काफी इसके लिए मेहनत करी। कहीं ना कहीं राजनीति होती थी, लेकिन नहीं, मैंने यही बात सोची कि ना, ये इंसान है और इंसान को ये काम होना चाहिए। इतना टैक्स, हजारों लाखों रुपया हम टैक्स भरते आए, तो उसका टैक्स पे करने के बाद उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो जो हमारी बस्ती है यहाँ पे, तो लगभग 6 से 7 हमने नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, नई स्कूलें बनाई, पुरानी स्कूलें तोड़ के, चाहे पंचायत की स्कूल हो, नया SMC का स्कूल हो। उसके बाद सुमन स्कूल, जो सूरत महानगर पालिका फ्री में पढ़ाते बच्चों को, तो हमने वो 9, 10, 11वीं 12वीं तक स्कूल भी पास करवा दी। उसके बाद कॉलेज की डिमांड जो हम कर रहे हैं, आज भी हमारा प्रयास चालू है कि गरीब बस्ती तक या जो भी है, एजुकेशन में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अस्पताल, हेल्थ सेंटर जो बनने चाहिए, वो लोगों उसके लाभ लेने वाले। और उसमें इतनी बात है कि आज सूरत महानगर पालिका मेहनत करती है, और सही तरीके से तुम उसको डिमांड करोगे, रिक्वायरमेंट रखोगे, तो तुम्हारे काम होते ही है। और आज आप देख सकते हो कि हमारा जो विस्तार है, जो पहले क्या था, जहाँ चलने की जगह नहीं थी, आज वहाँ पर लगभग डामर रोड बन गए, कहीं ना कहीं RCC रोड बन गए। आप देख रहे हो, जो 2 लाख का, 5 लाख का यहाँ प्लॉट मिल रहा था, वो आज 20-20, 25-25 लाख का प्लॉट मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समझो हमारे सबकी उपलब्धि है, सूरत शहर की उपलब्धि है कि सूरत शहर में लोग अन्य राष्ट्रों से, अन्य राज्यों से यहाँ आते हैं, और काम धंधा, यहाँ डेवलपमेंट है उनका। तो कहीं ना कहीं वो लोग आज अच्छी तरीके से जीवन जी रहे हैं। सूरत की बात करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो ड्रीम सिटी, ये समझो कि अपने BRTS हो गया, एयरपोर्ट के लिए अच्छी मेहनत हो रही है। तो हम ये सोचते हैं कि भाई एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए डायमंड व्यू से, जो यहाँ का रियल एस्टेट है उसका डेवलपमेंट और आगे जाए। हालांकि अभी तो यहाँ हो ही रहा है, लेकिन इससे अच्छा अहमदाबाद की तरह इसका और स्पीड में काम हो। सूरत शहर का 1 नंबर आया स्वच्छता में। इंदौर की बात करेंगे, इंदौर में 1 नंबर है।
मतलब दोनों का साथ में नंबर है इस बार। मतलब हर साल धीरे धीरे सूरत शहर आगे जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण, तो इस बार तो दोनों का साथ में नंबर देना पड़ा, एक नंबर इंदौर और सूरत। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत अच्छी बात है, हम नसीबदार है कि हम इस शहर में रह रहे हैं। तो दोस्तों भद्रेश भाई ने बताया कि क्या क्या काम भद्रेश भाई ने कॉरपोरेटर के दौर में अपने, जो इनका दौर था स्कूलों के लिए, बहुत सी स्कूल ऐसी थी जो कमजोर हो चुकी थी तो उनको डेवलपमेंट किया, मतलब दोबारा से तोड़कर बनाया। और कॉलेज के लिए अभी भी इनका प्रयास चालू है। ये कॉरपोरेटर के पद पे नहीं है, फिर भी जनता के लिए कुर्बानियां देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हो सकता है अपने ओन गांव सूरत के लिए, जहां तक इनकी हद आती है ये अपना पूरा उसमें 100% देते हैं। भद्रेश भाई मैं आपसे पूछूंगा, आपकी नजर में युवा के लिए राजनीति में आने के लिए कोई अवसर है या आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? आज के युवा हम देख रहे हैं नशे का कुछ दौर ज्यादा ही है, पता नहीं कैसे कैसे नशे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने ये सुना है कि कलर में कोई चीज मिलाते हैं उसका भी नशा कर रहे हैं, नाम मेरे को याद नहीं है। एमडी का नशा हो रहा है, दारू है, गांजा है, जवान पीढ़ी अपनी एकदम नशे में जा रही है। इनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे? पहले तो जाकिर भाई आप खुद भी युवान हो, जी जी। तो हम भी युवान है सबसे, इमरान भाई भी हो गए जी तो हम युवान कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप से संस्कार लेके यहाँ बैठे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में ये मानता हूँ कि एजुकेशन कम है, चाहे मुस्लिम बस्ती थी उसके अलावा समझो कि हमारे हिंदुओं में भी। तो अगर हमारे यहाँ एजुकेशन बढ़ाया जाए, जब माँ बाप भी सही पढ़ाई नहीं किए हो तो कैसे उसके बच्चों को सही तरीके से परवरिश करेंगे। मैं आज मुझे दुख होता है जब मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, मेरे क्लासमेट जो थे, तो काफी लोग कोई लारी चला रहा है, समझो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई 12-14 घंटा ड्यूटी करता है। तो ये इसलिए है कि वो पढ़ नहीं कर पाए ना, उनको भी चांस था। सही तो बात मैं आज भी ये मानता हूँ कि पहले तो हमको फोकस करना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, लेकिन हमारा जो धर्म हमें कह रहा है, चाहे कुरान शरीफ हो, भगवत गीता हो, बाइबल हो, वो धर्म के हिसाब से हमको चलना चाहिए। उनके बाद बात आएगी हमारे एजुकेशन की, तो हमको एजुकेशन देना चाहिए, चाहे वो तुम शरीयत के हिसाब से करो या कैसे भी। हमारे अभी की जो हालत है, तो ये डिमांड मैंने मेरे टाइम इतनी मेहनत करी तो कमिश्नर साहब ने आज हमको मदद किया, और उस टाइम के जो तो पदाधिकारी थे, चेयरमैन लोग, उन्होंने मुझे स्कूल पास करके दिया। तो आज बच्चे 8वीं के बाद नहीं पढ़ते थे, अगर स्कूल ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? बराबर। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो उसको पैसे चाहिए, फीस चाहिए, गरीब पब्लिक कैसे पढ़ेगी? तो कहीं ना कहीं ये समझो कि ऊपर वाले की हमारे पे मेहरबानी है कि बच्चे 9 से लेकर 12वीं तक स्कूल पास हो गई। उसके बाद हमसे जो हो चुके, हम यूनिवर्सिटी में लोगों के एडमिशन करवाते हैं कि भाई कोई बच्चा पढ़े, जो इंटरेस्टेड है, जिसको खुद कुछ बनना है, जिनको धगस है, तो हम उनके लिए मेहनत करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, समझो कि भाई जो हमारे बच्चे युवान, आज मैं देखता हूँ रोड पे ऐसे कई जगह, जब पुलिस वाले का हमको फोन आता है कि भाई इस एरिया में ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं 2 नंबर के काम हो रहे हैं जी। 2 नंबर के उस धंधे में युवा लोग है, तो तुम बोले एमडी ड्रग्स, वो फिनाइल कुछ चूसते हो, पेट्रोल, ये सब, मतलब ऐसे ऐसे व्यसन में लगे हैं जिसका कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे पास समझो कि मैंने कम से कम 4 से 5 युवाओं को भेजा है वो व्यसन मुक्ति केंद्र में, बराबर, रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो उनका कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको इतना दवाई करवाया, कहीं बाहर तावीज करवाया, समझो कोई बुआओं के पास ले गए, मतलब कहाँ कहाँ उनको मेहनत करवाया, कोई इनका इलाज नहीं है। इनको लास्ट में वहां ले जाना पड़ा व्यसन मुक्ति केंद्र। उसका परिवार सभी तरीके से टूट गया है, पैसों से टूट गया, नाम इज्जत से टूट गया, वो दुखी हो जाते हैं वो युवाओं को सुधारने में। तो खास मेरा ये मैसेज है कि पहले तो बच्चों को आप पढ़ाई कराइए, सही तरीके से पढ़ाई कराओगे तो उसको सिस्टम आए, वो दुनिया में टिक पाएगा। लेकिन जो अभी आधुनिकरण, जो मॉडर्नाइजेशन, जो दुनिया है, कंप्यूटर की दुनिया है, मोबाइल की दुनिया है, आप समझ सकते हो कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो कैसे वो अपने देश के लिए, अपने सूरत के लिए, अपने गुजरात के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, वो परिवार को कैसे संभाल पाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हम भी तो है, हमको भी हमारे मम्मी पापा ने खेती बाड़ी करवा के, मजदूरी करवा के पढ़ाई करवाया। आप लोगों को भी समझो, आप यूपी से भले हो, लेकिन आप लोग के पीछे भी मम्मी पापा सबकी मेहनत है, परिवार की मेहनत है, इतना वेल सेट हो, तो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप की हमारे पीछे उनका बड़ा हाथ है, तो हम आज इस जगह पहुंच पाए हैं। तो हम युवा को यही बोलेंगे कि भाई आप ऐसे खोटी कोई भी गलत लाइन में मत जाओ, हो सके उतना अच्छी फील्ड में रहो, अच्छे आदमियों से रहो, अच्छे इंसान से रहो, थोड़ा अपने धर्म का अच्छा पालन करो। हर धर्म में एक ही बात करता है कि भाई इंसान पहले आप बनो, इंसानियत के तौर पे रहोगे तो ऑटोमेटिक
पौला भी हमारे साथ रहेगा, हमारे जितने भी तकलीफ है, हमारे जो भी काम है पूरा सफल रहेगा। बहुत बढ़िया बद्रेश भाई का मैसेज है, दिल खुश हो गया। बद्रेश भाई युवा के बारे में कितनी फिक्र कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा है। जब कोई रास्ता नहीं बचा, जब दवाइयों ने उनके ऊपर काम करना बंद कर दिया और माँ बाप परेशान हो गए, तो हालात ये बने कि उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजना पड़ा। बद्रेश भाई का कहना है एजुकेशन इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और कीमती चीज है। हमारा एजुकेशन अगर होगा तो हमारा माहौल ऑटोमेटिक अच्छा होगा। डिपेंड करता है हमारी लाइफ में कि हम कैसे माहौल में बैठ रहे हैं। हमारे जो यार दोस्त ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इसके लिए हमको अपना माहौल भी सही करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, जितनी भी नशीली पदार्थ हैं, ये जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। आप चले जाओगे, आपके अपने बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा मैसेज आपसे यही है कि किसी भी प्रकार का जो नशा है, अपने आप को नशे से हमेशा दूर रखना है। दोस्तों, बद्रेश भाई का मैसेज आपने सुना है और बद्रेश भाई को हम तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए। बद्रेश भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। बद्रेश भाई, आपको अगर सूरत में एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए मिले, तो प्रोजेक्ट आपके लिए क्या होगा? मैंने आपको बात करी कि भाई जब अस्पताल की बात है, शिक्षण की बात है, तो उसमें तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, लेकिन हम सब ये भी प्रयास करें कि जो बच्चे आज भी स्कूल में नहीं जा पा रहे, जो गरीब बस्ती में, झुपड़पट्टी में, चाहे वो कोई भी कौम का हो, तो हम उसको डेवलप करें। हम उनके पास जाए, उनको तैयार करें कि बच्चे को हम कैसे स्कूल में ले जाके एजुकेशन, शिक्षा का कितना महत्व है, हम वो सोचे। पहली बात तो ये हो गई कि मैक्सिमम बच्चों को पढ़ाई कराए, जिससे हमारा वो भविष्य है देश का। दूसरी बात हम करेंगे कि काफी लोग आज फुटपाथ पे सोते हैं, कहीं ना कहीं कोई झुपड़पट्टियों बस्ती बढ़ती जाती है, तो हम वो सेटअप करेंगे कि इनके लिए हम ऐसा कुछ डेवलपमेंट करें जिसमें गरीब बस्ती के लिए समझो कि उनको कोई प्रोजेक्ट डेवलप करे, कोई मिलकत बनाए, जिसमें समझो कि मैं ये सोचता हूँ मेरी लाइफ की अभी समझो एक अचीवमेंट ये मैंने बाकी रखा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि हम शाकिर भाई जो गरीब आदमी है वो पूरी जिंदगी बड़ा बढ़ रहा है प्रॉपर्टीज का, तो हम वो सोचते हैं कि भाई सरकार से हमसे जो मदद मिले, हम सही तरीके से ऐसी कोई प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट बनाए जिसमें हमसे जो हमारा से हो सके कम मुनाफे में हम वो बस्ती के लिए, मतलब वो गरीब के लिए कम भाव में फ्लैट बनाए, उसका रो हाउस बनाए, जिससे लाइफ में वो आदमी हमको याद करेगा। बराबर। वो जिंदगी भर, मतलब वो खुद कितनी कमाई नहीं है कि वो ले पाएगा, हमको उसको समय देना है। हम लोन सिस्टम से, हफ्ते सिस्टम से, उसकी कमाई के हिसाब से जितना हो सके हमसे, हम उनके लिए एक अच्छा मकान बना के दें। मैं ऐसा मानता हूँ कि पहला समझो इसमें जो हमको खुशी मिलेगी, तो आप लोग भी फील कर सकते हो कि जब अपना खुद का घर हो और हर महीने भरा भरना, तो आदमी को कितनी दिक्कतें होती है। सही बात है। और अभी का जो समय है उसमें काम धंधे सही तरीके से लोगों के है नहीं, लोग दुखी है, काफी धंधे से लोग टूट गए हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भाई ऐसे लोगों के लिए हम ऐसा कुछ प्लानिंग करें जिसमें लोग सही तरीके से हमारे साथ जुड़े, उनको अच्छा मकान दिलाए, उनका घर दिलाए और वो एक छत के नीचे सही तरीके से रहे। माशाल्लाह, बहुत उम्दा जवाब है बद्रेश भाई की। आप सोच को समझ सकते हैं किस लेवल की है। आज की तारीख में इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका घर। दोस्तों, रेंट पे रहना वो बंदे समझ सकते हैं जो रेंट पे रह रहे हैं। आज के महंगाई के दौर में कम 5,000 रुपये अच्छे रूम का रेंट होता है और महीने का पता नहीं चलता महीना कब आ जाता है। बंदा 5,000 रुपये रेंट भरता है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस होता है जो 1,500 रुपये मेंटेनेंस है, फिर उसके ऊपर लाइट बिल भी है, तो बहुत सारे खर्चे हैं। और आप लोगों ने दोस्तों रोड पे निकलते चलते फिरते देखा होगा, कुछ लोग रोड पे सो रहे हैं, घर नहीं है, किन्होंने झुपड़पट्टियाँ बनाई है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आप उनके घरों में बरसात में जाके देखिए कि वो किस तरह रह रहे हैं। जहाँ हम चलना पसंद नहीं करेंगे वहाँ वे लोग खाना पसंद कर रहे हैं, रह रहे हैं, मजबूरी है। तो बद्रेश भाई का एक सपना है कि अगर इनको ऊपर वाला कोई ऐसा अवसर दे तो ये गरीबों के लिए सबसे पहली समस्या घर का जो टेंशन है वो खत्म करना चाहेगी। मतलब जो भी इनका प्रोजेक्ट है, जो इनके माइंड में चल रहा है, जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ ये लाना चाहेंगे। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह से और भगवान से दुआ कीजिए कि बद्रेश भाई को इस प्रोजेक्ट में कामयाबी अता फरमाए। बद्रेश भाई, अब हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपका बहुत कीमती समय है जो आपने हमारे चैनल के लिए निकाला। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
और इमरान भाई और मेरे चैनल के माध्यम से हम आपके शुभकामनाएं देते हैं कि आपके जो भी ड्रीम है, जो भी जायज सपने हैं, अल्लाह ताला उसको आसानी के साथ पूरा फरमाए और आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, बहुत ही अच्छी बातचीत आज हमारी रही भद्रेश भाई से। आपकी अगर कोई समस्या कभी कुछ आती है तो ओन पार्टिया में ही भद्रेश भाई का ऑफिस है, आप एक बार इनके आप पास आकर मिल सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं आप। ये आपके साथ पूरा 100% कोऑपरेट करेंगे और दुआएं करें उनके सपने को पूरा करने के लिए। अभी तक की उम्र में भद्रेश भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारी दिल से तमन्ना है कि ऊपर वाला इनको ऊंचाइयों तक पहुंचाए और इनके सपने को पूरा करे। बहुत बहुत शुक्रिया भद्रेश भाई बातचीत करने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।